गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है एल्किल हैलाइड, और जिसके पार्ट नंबर 6 की हम बात करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 5 तक हमने कर लिया। इससे पहली वीडियो के अंदर हमने टॉपिक की शुरुआत की थी SN1 अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, जिसके अंदर सबसे पहले एल्किल हैलाइड की संरचना प्रभावित करती है SN1 रिएक्शन को, कि हम कौन सा एल्किल हैलाइड ले रहे हैं और उस एल्किल हैलाइड के अकॉर्डिंग किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो हमने बात की थी कि जो टर्सरी एल्किल हैलाइड है वो क्या करता है, टर्सरी कार्बोकेटाइन बनाता है, और टर्सरी कार्बोकेटाइन बनाने से उसकी स्टेबिलिटी अधिक हो जाती है। दूसरा कारक आता है अवशिष्ट समूह की प्रकृति। अवशिष्ट समूह की प्रकृति अवशिष्ट समूह का मतलब होता है RI, RBr, RCl और RF। इनसे मतलब होता है, यानी कि हमने ये तो कह दिया कि एल्किल हैलाइड की संरचना SN1 रिएक्शन को प्रभावित करती है। हम हैलाइड निकाल रहे हैं और वो हैलाइड निकलता है तो कार्बोकेटाइन बनता है, तो हमने टर्सरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को अधिक बता दिया। लेकिन हमने ये तो देखा ही नहीं कि जो हैलोजन है वो कौन सा जुड़ा हुआ है इसके साथ में। तो एक रिएक्शन के अंदर हैलोजन बाहर निकल रहा है तो इसका मतलब वो हैलोजन भी उस रिएक्शन को इफ़ेक्टिव करेगा, उसको प्रभावित करेगा, और उस हैलोजन का निकलना ही क्या होता है, अवशिष्ट समूह की प्रकृति होता है। यानी कि अवशिष्ट समूह बाहर निकल रहा है। कौन सा अवशिष्ट समूह बाहर निकल रहा है, कौन से अवशिष्ट समूह की स्टेबिलिटी अधिक होती है, तो वो भी रिएक्शन को प्रभावित करेगा। तो अवशिष्ट समूह के स्थायित्व का क्रम ये होता है, तो मैं ऐसे कह सकते हैं कि स्थायित्व का क्रम किसका, अवशिष्ट समूह के स्थायित्व का क्रम। तो RI जो होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, RBr उसके बाद में, RCl उसके बाद में, और RF लास्ट। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी अवशिष्ट समूह में RI की होती है। तो अवशिष्ट समूह भी क्या करते हैं, SN1 रिएक्शन को प्रभावित करते हैं। फिर तीसरा आता है विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति, हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो हमने कोई न कोई विलायक काम में लिया है, तो विलायक भी SN1 रिएक्शन को प्रभावित करेगा। हम ले रहे हैं ध्रुवीय विलायक, और ध्रुवीय विलायक का परावैद्युतांक स्थिरांक जो होता है वो अधिक होता है। इसलिए जो ध्रुवीय विलायक होते हैं, प्रोटिक ध्रुवीय टाइप के जो विलायक होते हैं वो SN1 रिएक्शन को आसानी से शो करते हैं। तो इसलिए SN1 रिएक्शन के लिए हमें कौन से विलायक लेने चाहिए, प्रोटिक ध्रुवीय विलायक लेने चाहिए। उनके अंदर रिएक्शन आसानी से अच्छे तरीके से शो की जा सकती है, तो प्रोटिक ध्रुवीय विलायक लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि इनके परावैद्युतांक स्थिरांक का मान क्या होता है, अधिक होता है। परावैद्युतांक स्थिरांक का मान अधिक होता है, स्थिरांक का मान अधिक होता है। इसलिए हमें प्रोटिक ध्रुवीय विलायक काम में लेने चाहिए। तो इस तरीके से एल्किल हैलाइड की संरचना, अवशिष्ट समूह की प्रकृति और विलायक की प्रकृति SN1 रिएक्शन को प्रभावित करेगी। तो इसके साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है अपना। अब देखिए, हमने SN1 रिएक्शन के प्रभावित करने के कारक पढ़ लिए, तो हमें पता ही है हम SN1 और SN2 दोनों ही पढ़ रहे हैं। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, SN2 अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक भी पढ़ने पड़ेंगे। तो SN2 अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक
SN2 विक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहला वही कारक एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड की संरचना, एल्किल हैलाइड की जो संरचना होती है वो भी SN2 रिएक्शन को प्रभावित करती है। मान लो हमारे पास एक तो CH3X है, ठीक है, मेथिल हैलाइड CH3CH2X है प्राइमरी हैलाइड, और CH3CH3X सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, और ये टर्सरी एल्किल हैलाइड। तो इनके अंदर स्थायित्व का क्रम ये रहता है। SN2 रिएक्शन में स्थायित्व का जो क्रम है वो ये होता है, ठीक है। SN1 रिएक्शन में स्थायित्व का क्रम क्योंकि अब देखिए ट्रांजिशन स्टेट बनती है, यहाँ से हैलोजन निकलता है, यहाँ से नाभिक से नहीं जुड़ता है। तो उसके अंदर अगर छोटे से छोटा एल्किल हैलाइड लेंगे तो ये अच्छी तरीके से इस ट्रांजिशन स्टेट के लिए एक फिक्स जगह होती है, उस फिक्स जगह के अंदर ये फिट हो जाते हैं। तो इसलिए किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। मान लो इसकी जगह हम टर्सरी एल्किल हैलाइड ले लें, ये कार्बन फिर इसका हाइड्रोजन, इस तरीके से व्यवस्थित करना मुश्किल हो जाता है। तो एल्किल हैलाइड भी SN2 रिएक्शन को प्रभावित करता है। अगर हम टर्सरी एल्किल हैलाइड या सेकेंडरी एल्किल हैलाइड लेंगे या प्राइमरी एल्किल हैलाइड ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं त्रिविमीय बाधा उत्पन्न होगी, और त्रिविमीय बाधा उत्पन्न होने से SN2 रिएक्शन प्रभावित होगी। तो इसलिए सबसे अच्छा मेथिल हैलाइड इस रिएक्शन को शो करता है, इसलिए हमें मेथिल हैलाइड ही काम में लेना चाहिए। फिर उसके बाद में दूसरा आता है अवशिष्ट समूह की प्रकृति। अवशिष्ट समूह की प्रकृति, अब देखिए निकलने वाला समूह कौन सा है, हैलोजन निकल रहे हैं और नाभिक से नहीं आकर के जुड़ रहे हैं। तो हैलोजन निकल रहे हैं तो अवशिष्ट समूह कौन है, हैलोजन है। तो अवशिष्ट समूह की प्रकृति पर भी ये बात डिपेंड करती है। SN2 रिएक्शन की अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो देखिए सबसे ज़्यादा जो SN1 रिएक्शन है उसके अंदर अगर अभिक्रियाशीलता की क्रम की बात करें अपने, तो स्थायित्व का क्रम जो होता है वो तो यही रहता है, RBr और RCl और RF, ये रहता है। अब देखिए इसमें से कौन सा हैलोजन हम लें ताकि वो हैलोजन जल्दी से बाहर निकल सके और आने वाला नाभिक से नहीं जल्दी सी उस रिएक्शन के अंदर जुड़ सके। जो ना हैलोजन जल्दी बाहर निकलेगा वो रिएक्शन उतनी ही ज़्यादा क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। फिर उसके बाद में अवशिष्ट समूह की जो प्रकृति होती है वो भी प्रभावित करती है, और जो एल्किल हैलाइड है वो भी SN2 रिएक्शन को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा तीसरा कारक है नाभिक स्नेह की सांद्रता। नाभिक स्नेह की सांद्रता व अभिक्रियाशीलता। अब देखिए SN1 रिएक्शन हो चाहे SN2 रिएक्शन हो, इसके अंदर क्या होता है, आने वाला समूह जो होता है वो नाभिक से नहीं होता है, नाभिक से नहीं आकर के जुड़ता है। क्यों? क्योंकि जो SN2 रिएक्शन है हमारी, उसके अंदर अभिक्रिया के अंदर स्टार्टिंग से ही नाभिक से नहीं भाग लेता है। ये देखो नाभिक से नहीं भाग लेता है ना, तो इसका मतलब नाभिक स्नेह की सांद्रता और उसके अभिक्रियाशीलता भी क्या करते हैं, अभिक्रिया को प्रभावित करते हैं। लेकिन SN1 में नाभिक से नहीं भाग नहीं लेता, कार्बोकेटाइन बनने के बाद में अटैक करता है। लेकिन यहाँ तो नाभिक से नहीं रिएक्शन की शुरुआत करते हैं तभी नाभिक से नहीं भाग लेता है, इसलिए नाभिक से नहीं की सांद्रता और अभिक्रियाशीलता भी इसको SN2 रिएक्शन को प्रभावित करेंगे। फिर उसके बाद में चौथा आता है विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति, विलायक की प्रकृति भी क्या करती है, इसको प्रभावित करती है। इसलिए हमें यहाँ पर एप्रोटिक टाइप के ध्रुवीय विलायक काम में लेने पड़ते हैं। एप्रोटिक ध्रुवीय विलायक काम में
लेने पड़ते हैं। एप्रोटिक ध्रुवीय विलायक के अंदर SN2 रिएक्शन बड़ी आसानी से शो की जा सकती है। तो जो हमारे एप्रोटिक ध्रुवीय टाइप के विलायक होते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्टली उनके अंदर हाइड्रोजन जो परमाणु होता है वो सीधे ही ऋण विद्युतीय तत्वों से जुड़ा नहीं होता है, इसलिए हम एप्रोटिक ध्रुवीय विलायक को काम में लेते हैं। तो SN2 अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड की संरचना मेथिल हैलाइड सबसे बढ़िया शो करेगा। शीर्ष समूह की प्रकृति निकलने वाला समूह हमने किस प्रकार का लिया है और वो कितनी जल्दी निकलता है, उससे भी SN2 रिएक्शन प्रभावित होती है। नाभिक स्नेही की सांद्रता, हम जो नाभिक स्नेही काम में ले रहे हैं क्योंकि वो रिएक्शन में स्टार्टिंग में भाग लेता है, तो नाभिक स्नेही हम ले रहे हैं काम में, वो किस प्रकार की सांद्रता और अभिक्रियाशीलता क्या है, उससे भी रिएक्शन प्रभावित होती है। और विलायक की प्रकृति, एप्रोटिक ध्रुवीय विलायक अगर काम में लेंगे तो SN1 रिएक्शन बड़ी आसानी से होती है, क्योंकि अध्रुवीय एप्रोटिक विलायक के अंदर हाइड्रोजन जो होता है वो डायरेक्टली ऋण विद्युतीय तत्वों से जुड़ा नहीं होता, इसलिए रिएक्शन आसानी से संपन्न करवाई जा सकती है। तो ये थी SN1 और SN2 रिएक्शन से संबंधित बात। हम कर रहे थे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसके दो प्रकार हमने SN1 और SN2 की बात की, उनके एनर्जी डायग्राम भी बनाए, उनको प्रभावित करने वाले कारकों की भी बात की हमने। तो ये यहाँ पर टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है, लेकिन अभी नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं कंप्लीट नहीं हुई। ये तो दो टाइप थे उसके पढ़े हैं, अब कुछ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे अपने, जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। अब देखिए, नाभिक स्नेही अपने ऐसे कह सकते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण या कुछ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। सबसे पहले आती है एल्कोहलों का संश्लेषण। एल्कोहलों का संश्लेषण, तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंदर हम सबसे पहले एल्किल हैलाइड लेते हैं और एल्किल हैलाइड की पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड या सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करवाई जाए तो एल्कोहलों का निर्माण हो जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास RX और इसकी KOH के साथ रिएक्शन कराएं तो यहाँ से KX बाहर निकल जाएगा और R के साथ OH जुड़ जाएगा और प्लस KX एल्कोहल बन गया। RX की AgOH के साथ रिएक्शन करवाई जाए तो इससे भी ROH और AgX बाहर निकल जाएगा और ये क्या बन गया, एल्कोहल। तो इस तरीके से एल्कोहलों का संश्लेषण एल्किल हैलाइड के साथ KOH के विक्रिया करवाई जाए तो KX बाहर निकल जाएगा और R के साथ OH जुड़ गया, एल्कोहल बन गया। RX की AgOH के साथ रिएक्शन करवाई जाए तो एल्कोहल बन गया और AgX बाहर निकल गया। तो एल्किल हैलाइड से हम एल्कोहलों का संश्लेषण कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आता है एल्काइनों का संश्लेषण। एल्काइनों का संश्लेषण, एल्काइनों का संश्लेषण करने के लिए अपने एक तो लेते हैं सोडियम एल्कानाइड, क्या लेते हैं, सोडियम एल्कानाइड, और सोडियम एल्कानाइड के साथ किसकी रिएक्शन करवाते हैं, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवाते हैं।
एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवाते हैं अपने। तो देखिए हमारे पास RC ट्रिपल बॉन्ड C और Na पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इसके साथ में हम RX की रिएक्शन करवाएं तो Na और X NaX के रूप में बाहर निकल जाएगा। RC ट्रिपल बॉन्ड CR, तो ये क्या बन जाएगा, एल्काइन, एल्काइन बन गया, ठीक है। और NaX ये बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार एल्काइनों का संश्लेषण कर सकते हैं जिसमें सोडियम एल्कानाइड की एल्किल हैलाइड के साथ विक्रिया करवाई जाए तो ये सोडियम एल्कानाइड, ये एल्किल हैलाइड, इसके साथ रिएक्शन करवाई तो क्या बन गया, एल्काइन बन गया। उसके बाद में तीसरी रिएक्शन आती है इथरों का संश्लेषण। इथरों का संश्लेषण, विलियमसन ईथर संश्लेषण। ईथरों का संश्लेषण या विलियमसन ईथर संश्लेषण। ईथरों का संश्लेषण करने के लिए ROH, ये क्या होता है, एल्कोहल, एल्कोहल का H हटा दिया जाए तो एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड के साथ सोडियम लगा दिया जाए तो क्या बन जाएगा, सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड की एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाएं तो रिएक्शन कराने पर ROR ये बन जाएगा और NaX के रूप में बाहर निकल जाएगा, NaX के रूप में, और ये क्या बन गया, ईथर बन गया। तो इस तरीके से ईथरों का संश्लेषण या विलियमसन ईथर संश्लेषण विधि के द्वारा सोडियम एल्कोक्साइड की एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ईथर का निर्माण होता है। एक ईथर बनाने की सबसे बढ़िया विधि है विलियमसन ईथर संश्लेषण विधि। तो इस प्रकार नाभिक से नई अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण एल्किल हैलाइड से एल्कोहलों का निर्माण कर सकते हैं, एल्काइनों का निर्माण कर सकते हैं और ईथरों का निर्माण भी कर सकते हैं विलियमसन ईथर संश्लेषण विधि के द्वारा। उसके बाद में नेक्स्ट आती है सोडियम के साथ विक्रिया। सोडियम के साथ विक्रिया, सोडियम के साथ विक्रिया जैसे C2H5 और X ये ले लें और इसकी Na के साथ रिएक्शन कराएं, 2 ले लें, 2Na यहाँ पर ले लें तो ये तो 2NaX के रूप में बाहर निकल जाएगा और ये C4H10 में चेंज हो जाएगा, या C2H5 ऐसे भी लिख सकते हैं और 2NaX बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगी, एल्केन बन जाएगी। अगर हम एल्किल हैलाइड की सोडियम के साथ विक्रिया करवाएं तो विक्रिया करवाने पर क्या प्राप्त होता है, हमें एल्केन प्राप्त होती है। तो एल्केन बनाने के लिए भी हम एल्किल हैलाइडों का उपयोग कर सकते हैं, एल्किल हैलाइडों का उपयोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद में रिएक्शन आती है एस्टरों का संश्लेषण। एस्टरों का संश्लेषण, एस्टरों का संश्लेषण तो एल्किल हैलाइड से ईथर भी बना सकते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं अपने, हमारे पास C डबल बॉन्ड O और OAG, यानी कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड
कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में H हटाकर Ag लगा दें तो ये कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण प्राप्त हो जाएंगे। और कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण के साथ RX यानी कि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराई जाए तो AgX के रूप में बाहर निकल जाएगा। RC डबल बॉन्ड O और OR, इसको बोला जाता है एस्टर। तो एस्टर का निर्माण हो जाएगा और AgX बाहर निकल जाएंगे। तो इस प्रकार एल्किल हैलाइड की कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण के साथ रिएक्शन करवा करके हम क्या कर सकते हैं, एस्टरों का निर्माण कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आती है एल्किल हैलाइडों का अपचयन। वैसे ये अलग ही रिएक्शन होती है लेकिन मैं इसके साथ ही करवा देती हूँ आपको। वैसे एल्किल हैलाइड 4 प्रकार की रिएक्शन शो करता है। एक तो ये करता है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एक करता है विलोपन अभिक्रिया, एक करता है धातुओं के साथ अभिक्रिया और एक होता है एल्किल हैलाइडों का अपचयन। 4 रिएक्शन होती है तो मैं एल्किल हैलाइडों का अपचयन इनके साथ ही करवा देती हूँ आपको। लेकिन धातुओं के साथ अभिक्रिया इसके बाद में लास्ट में करवा दूंगी और फिर हम विलोपन अभिक्रिया पढ़ लेंगे। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया 2 मुख्य रिएक्शन होती है एल्किल हैलाइड की। तो हम यहाँ पर करते हैं एल्किल हैलाइडों का अपचयन। एल्किल हैलाइडों का अपचयन, तो एल्किल हैलाइड लेंगे और एल्किल हैलाइड का अपचयन करवाने के लिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड काम में ले सकते हैं और या हम ले सकते हैं प्लेटिनम या पैलेडियम C2H5Br और इसका अपचयन करवाना है 2H के साथ रिएक्शन करवाएं। तो या तो यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड काम में ले या पैलेडियम या प्लेटिनम उत्प्रेरक के रूप में काम में ले सकते हैं। तो एक हाइड्रोजन इसके साथ और एक HBr के साथ जुड़ जाएगा तो C2H6 बन जाएगा और एक HBr के रूप में बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, एल्केन प्राप्त हो जाएगी। तो एल्किल हैलाइडों का अपचयन करवा करके हम एल्केन भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार सोडियम के साथ अभिक्रिया करवाई, सोडियम के साथ अभिक्रिया करवा करके एल्केन का निर्माण किया। एस्टर कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण, कार्बोक्सिलिक अम्लों की सिल्वर लवण के साथ हमने एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवाई, एस्टर का निर्माण हो गया और हमने एल्किल हैलाइडों का अपचयन करवाया। तो अपचयन करवाने से भी किसका निर्माण हो गया, एल्केन का निर्माण हो गया। तो ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण के अंदर कुछ रिएक्शन थी जिसमें हमने 6 रिएक्शन कर ली। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक बार इस क्लास का ये समापन करते हैं। धन्यवाद।